डॉक्टर, आपको मालूम ही होगा कि आपके कंसल्टिंग के अंदर मैं मानता हूँ तब तक 10 में से 5 लोग हेयर फॉल के आते होंगे आज के लिए। और उसके अंदर सबसे मुझे ये लगता है कि कॉमन क्वेश्चन यही होगा जो मैं अभी आपको पूछने वाला हूँ कि पर डे हेयर फॉल के कितने नंबर कॉमन होते हैं। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो आंकड़ा है वो बताऊंगा, अंक बताऊंगा, वुड बी शॉक्ड। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो हम डर्मेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ट्राइकोलॉजी की, उसमें लिखता है अप टू 80 टू 100 हेयर्स पर डे इज़ नॉर्मल। प्रैक्टिकली जब ये पेशेंट्स को बोलते हैं तो वो सुन के और ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाते हैं। ओके। सो हम लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में लेते हैं दैट वेरीज एनीवे बिटवीन 30 टू 50 हेयर्स पर डे। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम पर डे कि भाई कितने टाइम से वो चीज़ हो रही है। अब मान लो थोड़े थोड़े बाल जा रहे हैं लेकिन टाइम से जा रहे हैं तो इट नीड्स एन इंटरवेंशन। अगर अभी ही जस्ट शुरू हुआ है तो उतना हम लोग एग्रेसिवली ट्रीट उसको नहीं करेंगे। सो हमने क्लिनिकली डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, एक 30 टू 50 का एक जस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस नंबर और अमाउंट ऑफ हेयरफॉल हमने किया है कि भाई यस ऑलराइट, अगर इतना है इससे से ज़्यादा है तो दिस पेशेंट वुड नीड ट्रीटमेंट। किसी भी पर्सन को अगर 2 4 5 बाल हर रोज के गिरते हैं, उसको ऑयल लगाते समय या शैम्पू करते समय उसके हाथ में बाल आ जाते हैं, तो क्या उसको उसके लिए चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं। सो क्यों हो रहा है? जब भी शैम्पू करते हो तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारा हेयरफॉल थोड़ा बहुत होगा। 4-5 बाल हाथ में आ रहे हैं शैम्पू के टाइम, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। पैनिक करने की उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कौन से कॉमन कॉजेज है जो आप आपकी क्लिनिक में देखते हो, और जो भी कस्टमर आता है, जो भी पेशेंट आते हैं हेयर फॉल के रिलेटेड, तो ऐसे कौन से कॉमन कॉजेज आप देख रहे हो आज के लिए कि 10 में से 5 लोगों को तो यही होता है? जो सबसे कॉमन कॉजेस है दैट इज़ सबसे नंबर 1 पे आएगा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं, जिसको और भी बोलते हैं कि भाई हेरिडिटरी हेयर लॉस, कि भाई पेरेंट्स को है तो बच्चों के अंदर जो हेयर फॉल, हेयर लॉस जो देखा जाता है दैट इज़ नंबर 1 रीज़न फॉर द हेयर लॉस। उसके अलावा जो आता है जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम, यानी कि ये एक इस प्रकार का हेयर फॉल है कि जो अक्सर होता है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रिगर। मान लो बीमार हो गए, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सडन वेट लॉस आपने कर दिया, पोस्ट प्रेगनेंसी हो गया, तो उसके कुछ महीनों बाद एक प्रकार का हेयरफॉल शुरू होता है जिसमें एकदम लटे की लटे निकलती है पेशेंट्स की। बीच में आई हैड वन पेशेंट्स पोस्टपार्टम, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाद पेशेंट पूरा थैला भर के हेयर्स लेके आया था, क्या बात पूरी पॉलीथीन की, सर इतना मेरा पाँच है, हेयर दिन का फॉल हो या रहा है। 6 दिन का शुरू हुआ है, इतना हेयर निकला फॉल है, हो रहा है। डू समथिंग। तो जो आप क्या बात है। वी इनिशियली डिस्कस की भाई पेशेंट को कब आना चाहिए, यानी 5 दिन के अंदर इतना थैला भर के उसका हेयरफॉल निकला है, तो बट ऑब्वियस वो कंसर्न होगा, वो वेट कंसर्न होगा। नहीं करेगा। सही बात है। राइट, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसर, यानी उसके केस में था उसका प्रेगनेंसी, लो हीमोग्लोबिन, यानी मल्टीपल रीजंस। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि यार चलो नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अगर आप ऐसे हेयरफॉल को नेग्लेक्ट करते हो तो गंजापन आना तो लाजमी है। राइट, इसके अलावा जो हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, एरियाटा यानी कि भाई एक लोकल पार्ट ऑफ दिस स्काल्प में से या कोई भी जहाँ पे बॉडी में, शरीर में बाल है, उस वहाँ से हेयर चले आते हैं, उंदरी बोलते हैं काइंड ऑफ। तो वो ट्रिगर होता है फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज से। उसके अलावा कुछ होते हैं जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं सिकाट्रिशियल एलोपेशिया, और इसके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं हेयर लॉस। सो जिनको इवेल्युएट करने के बाद, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनने के बाद अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। अभी की सबकी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, डूम स्क्रोलिंग हो गया है, रात को लंबे लंबे समय तक वो जागते रहते हैं। और मैंने कई सारे सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट और हेयर एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर को देखा है और ये भी सुना है कि स्ट्रेस एक कॉज होता है हेयर फॉल के लिए। तो मुझे आपसे जानना है और मेरे ऑडियंस तक पहुंचाना है कि स्ट्रेस क्या हेयर फॉल का कॉज हो सकता है, और हो सकता है तो वो किस टाइप्स का हो सकता है जो आप आपके क्लिनिक में देखते हो या आपने देखा हुआ है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एब्सोल्युटली सबसे बड़ा रीज़न अपार्ट फ्रॉम कि भाई हेरिडिटरी हो गया या बीमार हो गए, उसके अलावा जो है दैट इज़ योर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से एक नॉर्मल लोग क्या समझते हैं कि भाई मेंटल स्ट्रेस, सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रेस। मेंटल हो गया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया। अब मान लो आप देर रात तक जग रहे हो, 12 1 बजे 2 बजे तक आप नेटफ्लिक्स कर रहे हो, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस। आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू होती है जब एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मिला के बाद में आपका जब हेयरफॉल होता है ना, वो तभी अच्छे से कंट्रोल होता है अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, जब आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो। राइट, एज अ डॉक्टर वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपनी बॉडी में चलता ही रह रहा है, दैट जी। विल डिपेंड। मान लो आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो क्या होगा,
ऑक्सीडेशन स्ट्रेस तुम्हारा बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए दवाई नहीं चाहिए, उसके लिए स्लीप चाहिए, स्लीप ऑन टाइम चाहिए। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो यंगस्टर्स होते हैं ना, मैं पूछता हूँ भाई कब सोते हो? तो 2 o'clock, 3 am इन द नाइट, 4 am इन द नाइट। कितना सोते हो? सर 8-10 घंटा हम लोग सो लेते हैं, एडिक्वेट है 6 से 8 घंटा। सो लोगों को पता है 6 से 8 घंटे सोना है, बट कब सोना है वो नहीं पता। आइडियल, इफ़ यू गो बाय लिटरेचर एंड रिसर्च, आइडियल टाइम टू गो टू बेड इज समवेयर अराउंड 9 to 10 am, 9 to 10 p.m. and wake up early in the morning. This is a major thing apart from your diet, apart from your exercise. So this is something which is missing in almost every patient. कब किसी पर्सन्स को हेयर फॉल या तो उसकी कोई इंटरवेंशन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? उसको ये समझना चाहिए कि नहीं, अब मुझे कोई घर की ट्रीटमेंट या तो कोई दवाई, कोई स्प्रे, कोई सीरम ये यूज़ नहीं करना चाहिए, और नाउ इट इज़ अ हाई टाइम टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी पर्सन हु आर एक्सपर्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट। दो चीज़ें आप हमेशा याद रखो, जब भी हेयर फॉल शुरू हो रहा है, जब भी हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले कितने बाल निकल रहे हैं वो देखो, एंड कितने ड्यूरेशन से निकल रहे हैं। मान लो रिसेंट ऑनसेट है, अभी अभी जस्ट 2-4 दिन से हो रहे हो, अब देख रहे हो यार एक साथ 30, 40, 50 बाल आ रहे हैं, शैम्पू कर रहे हो आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, कंडीशनर में आ रहे हैं, एंड जब भी आप हेयर ऑयल लगा रहे हो तब आ रहे हैं। इट्स अ हाई टाइम, डू नॉट वेट। चाहे वो 2 दिन भी हुए हो, डू नॉट वेट फॉर दैट, गो एंड कंसल्ट अ डर्मेट। अब मान लो अमाउंट ऑफ हेयर फॉल जो थोड़ा कम है, 10-15, लेकिन इट इज़ कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन से 2 weeks एंड 3 weeks, तो अगर ये क्रॉनिक ऐसे ही चलता रहा ना साइकिल, तो आप गंदे जल्दी हो जाओगे। सो अगेन, डू नॉट वेट फॉर लॉन्गर, गो एंड सीक अ कंसल्टेशन फॉर द सेम। यानी ये दो चीज़, कितने बाल जा रहे हो और कब से जा रहे हैं, दोनों इक्वली ज़रूरी है। अब इसके अलावा मान लो अगर आपका रिसेंट कोई प्रकार का सर्जरी हुआ है, बीमार हुए हो, एडमिट किए गए हो, उसके 2-3 महीने बाद यदि आपका हेयर फॉल शुरू हो रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन घरेलू नुस्खे, जाके अपने डॉमेट से मिलो, सो ही विल हेल्प यू।